नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की घोषणा की है। इसके तहत 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वाले सभी मौजूदा मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान का दस्तावेजी प्रमाण फिर से जमा कराना होगा। यह कदम देशव्यापी अभियान की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और अवैध प्रवासियों के नाम हटाना है। हालांकि चुनाव आयोग मतदाता सूची के मुद्दे पर विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता न बरतने और सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हेरफेर का आरोप लगाया है। इस संबंध में महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों का मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बिहार के अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई 2025 को मान्य तिथि के साथ विशेष गहन संशोधन शुरू होगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, जिनकी 2021 के ड्रग मामले में जांच की जा रही है, ने बुधवार को दावा किया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की है। इस मामले पर विजिलेंस ब्यूरो की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और यह स्पष्ट नहीं है कि मजीठिया के आवास पर किस संबंध में छापेमारी की गई। बता दें कि मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली नेता मजीठिया को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की और इसके बाद उन्हें अमृतसर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर मजीठिया की पत्नी और अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया ने दावा किया कि ब्यूरो की 30 सदस्यीय टीम उनके घर में घुसी। गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करते हुए मजीठिया ने एक्स पर लिखा कि मैं गुरु साहिब का बेटा हूं। मैंने पंजाब के मुद्दों को आगे बढ़ाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान जी, यह समझ लीजिए कि चाहे आप कितनी भी प्राथमिकी दर्ज करा लें, ना तो मैं डरूंगा और ना ही आपकी सरकार मेरी आवाज़ दबा सकती है। मैंने हमेशा पंजाब के मुद्दों के बारे में बात की है और ऐसा करता रहूंगा। ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव का प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। ज़हरान ममदानी पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। ज़हरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया। कौन है ज़हरान ममदानी? न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के बाकी उम्मीदवारों से आगे निकलकर ज़हरान ही क्यों सबकी पहली पसंद बन रहे हैं? दरअसल ज़हरान ममदानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी नेता हैं। ज़हरान मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर और विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। ज़हरान का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन न्यूयॉर्क में पले बढ़े। साल 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की और उसके बाद से ही न्यूयॉर्क की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। हर मुद्दों पर अपने विचार रखने शुरू किए। ममदानी न केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक पूर्व हिप हॉप आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उनके गीत सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते थे। ममदानी का जीवन संघर्ष, विचारधारा और जनता से जुड़ाव का प्रतीक बन चुका है। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, यानी ऐसा नेता जो आम लोगों के हक की बात करता है। उन्होंने चुनाव में मुफ्त बस सेवा, सस्ते घर, बच्चों की देखभाल के लिए फ्री सुविधा और अमीरों पर ज्यादा टैक्स जैसे मुद्दे उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2014 से अघोषित आपातकाल है, जबकि इंदिरा गांधी ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया था। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि आप आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में कैसे मना सकते हैं? संविधान में लिखा है कि जब देश आंतरिक या बाहरी कारकों के कारण खतरे में हो, अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा हो, तो पीएम राष्ट्रपति की अनुमति से आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए उस समय आपातकाल लगाया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा सत्ता में बने रहने के लिए डर का इस्तेमाल कर सकती थी, पैसे का इस्तेमाल कर सकती थी या अन्य गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह लोकतंत्र की रक्षक थी, वह लोकतंत्र की चौकीदार थी। अगर आप इसकी तुलना आज की स्थिति से करें तो 2014 से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन 25 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे लॉन्च हो गया। पीटीआई के मुताबिक इस मिशन को तकनीकी खामियां और अन्य समस्याओं की वजह से इससे पहले कई बार टाला जा चुका था। एक्सियम 4 मिशन एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट है।
ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस इस अभियान को चला रही है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री वहां 2 हफ्ते तक रहेंगे। बता दें कि इससे पहले राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो साल 1984 में रूसी मिशन के तहत स्पेस में गए थे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग पर आपत्ति जताई है, क्योंकि अभिनेता अपनी हालिया फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों में है, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर भी हैं। यह विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब दोसांझ ने सरदारजी 3 का ट्रेलर शेयर किया, जिसे 27 जून को केवल विदेशी क्षेत्रों में रिलीज किया जाएगा। तब से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पंजाबी अभिनेता और संगीतकार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मंगलवार शाम को बॉर्डर 2 के निर्माताओं को भेजे गए एक पत्र में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने कहा कि वह फिल्म में दोसांझ की कास्टिंग से बहुत निराश और चिंतित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बारे में लीक हुई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लीक हुए खुफिया आकलन को देशद्रोह बताया है। स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज से कहा कि यह अपमानजनक है, यह देशद्रोह है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमले से इसमें कुछ महीने की देरी ही हुई है। ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ की फॉक्स न्यूज से हुई बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा कि स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमने फोर्दो ठिकाने पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इसमें कोई शक नहीं कि बमों ने उसकी सुरक्षा परत को भेद दिया और कोई शक नहीं कि वह ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। इसलिए जो ये रिपोर्टें कह रही हैं कि हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान किस तरह से संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। पीएम मोदी ने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में भारतीय लोकतंत्र पर व्यवस्थित और खतरनाक 5 गुना हमला हुआ है, जिसे सबसे अच्छे ढंग से अघोषित आपातकाल @11 के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि अनियंत्रित घृणास्पद भाषण और नागरिक स्वतंत्रता पर दमन हुआ है। एक बयान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के आलोचकों को नियमित रूप से बदनाम किया जाता है। सत्ताधारी प्रतिष्ठान द्वारा जानबूझकर नफरत और कट्टरता फैलाई जाती है। विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी करार दिया जाता है और जातीय जनगणना के समर्थकों को शहरी नक्सली के रूप में खारिज कर दिया जाता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO खातों में एडवांस निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया के मुताबिक ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस कदम से EPFO के सदस्य अगर 5 लाख रुपए तक की एडवांस निकासी का आवेदन करते हैं तो उनका पैसा 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। बता दें कि इससे पहले यह सुविधा सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए ही थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.